नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज के साथ। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना विपक्ष का इंडिया अलायंस वास्तविक चुनौती है। बीजेपी कोई भी चुनाव हल्के में नहीं लेती, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। एक और बड़ी खबर आ रही है आगामी विधानसभा चुनाव पर धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में बनाएंगे सरकार। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी बीजेपी, ये भी कहा उन्होंने। एक और बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा शुक्रिया मोदी जी कार्यक्रम करेगा। देश भर से अल्पसंख्यक महिलाएं पीएम मोदी को खत लिखेंगी। 1 लाख अल्पसंख्यक महिलाएं खत लिखकर पीएम मोदी को शुक्रिया कहेंगी। और चौथी बड़ी खबर, पीएम मोदी 8 अक्टूबर को राजस्थान जा सकते हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले परियोजनाओं की सौगात देने का प्लान है। और पंजाब बीजेपी कोर कमेटी ने कल बुलाई है बड़ी बैठक। राजनीतिक मुद्दों और एसवाईएल विवाद पर चर्चा होगी। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ अध्यक्षता करेंगे। एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर को आज की बड़ी बैठक हुई है। निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी कदम उठाने पर चर्चा हुई और सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। 7वीं बड़ी खबर, यूपी के अलीगढ़ में सीजीएसटी विभाग के 4 अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं और 25,000 रुपए की घूसखोरी में सीबीआई ने गिरफ्तार किया। सीजीएसटी का नोटिस खारिज करने के नाम पर रिश्वत ली थी। 8वीं बड़ी खबर, 2000 रुपए के नोट बदलने का कल आखिरी दिन है। 96% से ज्यादा 2000 रुपए के नोट बैंक में वापस आए। इन 2000 के नोटों की कुल वैल्यू 3,43,000 करोड़ है। और एक बड़ी खबर और बहुत अच्छी खबर, भारतीय हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। फाइनल मुकाबले में जापान को रौंद डाला 5-1 से। जीत के साथ ही पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है भारतीय हॉकी टीम ने। इन ब्रेकिंग न्यूज के बाद अब बात करते हैं कि आज कौन कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में हैं। सबसे पहले जो आज की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है, जरा ध्यान से देखिएगा और सोचने वाली बात भी है। क्या सिक्किम में तबाही के पीछे चीन का बारूदी बादल है? बहुत बड़ा खुलासा होगा, जरूर देखिएगा। दूसरी खबर, इंसान उड़ गए, मकान उड़ गए, महा तूफान से दहशत में कौन सा देश आया, तस्वीरें दिखाएंगे। तीसरी खबर, एटम बम, प्रिगोजिन और ट्रूडो, पुतिन के 3 दावे से दुनिया में कैसे खलबली मच गई है। चौथी खबर, अजब एमपी में आज 14,000 योजनाओं की गजब लॉन्चिंग हुई है। सत्ता पाने का यह खेल जरूर देखिएगा। और 5वीं खबर, रणबीर कपूर से शुरुआत हुई, श्रद्धा कपूर तक आंच आई, आधा बॉलीवुड मुश्किल में कैसे बसा, ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की लीड स्टोरी जो हमारी है, कवर स्टोरी। शुरुआत एक ऐसी खबर से जिसमें चीन की बहुत खतरनाक साजिश का खुलासा होने जा रहा है। इसका रिश्ता 2 दिन पहले आई सिक्किम की तबाही से है। इस साजिश के कारण पूरे हिमाचल जोन पर जानलेवा खतरा है। यहां चीन कभी भी बड़ा विध्वंस कर सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, यह सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा। सवाल यह है कि क्या चीन यहां के आसमान में कोई खतरनाक प्रयोग कर रहा है? क्या चीन यहां बारूद वाले बादल से तबाही मचा रहा है? तो आपको बता दें कि सिक्किम से पहले अरुणाचल प्रदेश और असम को लेकर भी चीन पर ऐसे ही संगीन आरोप लग चुके हैं। और अब सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि सिक्किम की तबाही के पीछे भी चीन की साजिश हो सकती है। आज हम चीन के सीक्रेट हथियार पर बड़ा खुलासा करेंगे। लेकिन सबसे पहले सिक्किम का अपडेट। सिक्किम की बाढ़ के कारण आज दोपहर तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सेना के 7 जवानों के शव बरामद किए गए। 15 जवान समेत 118 लोग पिछले 2 दिन से लापता हैं। आर्थिक नुकसान की बात करें तो तीस्ता नदी पर 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने वाला चुंगथांग बांध पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। इसकी निवेश लागत करीब 25,000 करोड़ रुपए थी। इस बांध के अलावा यहां 11 पक्के पुल टूट चुके हैं। 4 प्रभावित जिलों में पानी की पाइपलाइन, सीवेज लाइन, कच्चे और कंक्रीट दोनों तरह के करीब 300 मकान तबाह हो चुके हैं। क्या इतने बड़े पैमाने पर बर्बादी के पीछे चीन है? एक्सक्यूज मी। सवाल कई है और हम इस चौंकाने वाला जवाब देंगे। सिक्किम में बादल फटने से तबाही, चीन पर शक।
विनाश लाने वाले बादल कहां से आए, पता चला। सिक्किम में बारूदी बादल का तिब्बत कनेक्शन क्या? 10,000 चैम्बर, 500 बर्नर, जल प्रलय का कारण? पहले कोरोना, अब कृत्रिम बादल, चीन का खतरनाक हथियार। सिक्किम में चीन का बादल बम, विस्फोटक खुलासा। सिक्किम में सैलाब पर बड़ा खुलासा चौंकाने वाला है। सिक्किम में बादल फटने के पीछे चीन का हाथ हो सकता है। तिब्बत के पठार पर क्लाउड सीडिंग करने का शक क्या है? तिब्बत पर क्लाउड सीडिंग से सिक्किम में तबाही का शक है। तिब्बत पर क्लाउड सीडिंग राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जांच पड़ताल में जुटी हैं। चीन अपने यहां क्लाउड सीडिंग वर्षों से कर रहा है, लेकिन तिब्बत रीजन में उसने पहली बार साल 2016 में स्काई रिवर प्लान को लॉन्च किया। इस प्लान के जरिए वो जब चाहे सूखे के हालात से निपटने के लिए यहां पर के मौसम में बदलाव ला सकता है। लेकिन इसका खतरनाक अंजाम अब भारत में तिब्बत से लगे हुए पूर्वोत्तर के राज्य में भी देखने को मिला है। सिक्किम शायद इनमें से एक बन चुका है। सिक्किम में जल प्रलय के पीछे चीन क्यों माना जा रहा है, उस पर शक क्यों हो रहा है, इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले तिब्बत और सिक्किम की दूरी दिखाते हैं। ये सिक्किम है जहां 4 अक्टूबर को दक्षिण लोनाक ग्लेशियर लेक के ऊपर बादल फटा था और ये करीब 400 किलोमीटर दूर तिब्बत है जिस पर चीन का कब्जा है और चीन यहीं पर साल 2016 से स्काई रिवर प्लान को अंजाम दे रहा है, क्लाउड सीडिंग करता आया है। इसे आपको एक एनिमेशन के जरिए समझाते हैं। साल 2018 में आई फोर्ब्स की रिपोर्ट से खुलासा हुआ था कि चीन ने यहां करीब 10,000 से अधिक चैम्बर लगाए हैं। तिब्बत और शिनजियांग में पठारी ढलानों पर 500 बर्नर स्थापित किए हैं। दुनिया को दिखाने के लिए वो इसके जरिए दक्षिणी तिब्बत के पठार पर भारतीय मानसून के जलवाष्प को रोककर उसे पीली नदी के बेसिन तक पहुंचाता है। ऐसा करके वो जब चाहे 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में कृत्रिम बारिश करा सकता है और उससे सालाना करीब 5 से 10 बिलियन क्यूबिक मीटर पीने का पानी मिल सकता है। लेकिन ये तैयारी असल में हिमालय के इस बड़े से क्षेत्र में रहने वाले 7 करोड़ लोगों के जीवन पर नए किस्म का खतरा है। और ये क्लाउड सीडिंग चीन का एक छिपा हुआ हथियार साबित हो रहा है, जिसकी चपेट में भारत के पूर्वोत्तर के कुछ राज्य भी पहले आ चुके हैं। चीन 1958 से क्लाउड सीडिंग कर रहा है। तिब्बत में क्लाउड सीडिंग पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। चीन ने पिछले साल 3 अक्टूबर को तिब्बत के पठार पर एक ऑपरेशन को अंजाम दिया था। विमान के आकार के ड्रोन विंगलुंग 2 के जरिए 5 घंटे का एक ऑपरेशन किया था। क्लाउड सीडिंग से लगभग 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बारिश कराने का दावा किया था। इस ऑपरेशन में चीन की आर्मी, वेदर मॉडिफिकेशन सेंटर और चेंगडू की अनमैन्ड एरियल व्हीकल सिस्टम कंपनी शामिल थी। तिब्बत के पठार पर चीन का यह खतरनाक प्रयोग है और देखिए कि सिक्किम में जो तबाही आई वो इस चाइनीज ऑपरेशन के ठीक 1 साल बाद यानी 4 अक्टूबर को आई। तो क्या यह एक संयोग है? सिक्किम में तबाही के पीछे चीन पर शक क्यों हो रहा है, अब यह बताते हैं। हमारे हाथ में हम आपको दिखाने जा रहे हैं 10 पन्ने का एक डोजियर। इसमें एक एक बात विस्तार से लिखी है जिसे हम इस शो में सिलसिलेवार तरीके से बताने वाले हैं। चीन पर इस तरह का शक करने के लिए भारत की खुफिया एजेंसियों के पास ठोस वजह है। ये देखिए वो डोजियर जो आपको फैक्ट्स के जरिए हम उसकी डिटेलिंग देके आए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि चीन पहले भी अरुणाचल और असम जैसे राज्यों में इस तरह की साजिश कर चुका है। जानकारी के मुताबिक चीन की ओर से तिब्बत के
पठारी इलाकों में कृत्रिम झील का निर्माण किया गया। इन झीलों को भी कृत्रिम बारिश यानी आर्टिफिशियल रेन के जरिए बनाया गया और फिर इसी कृत्रिम झील के जरिए भारत के 2 राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ जैसी आपदा लाई गई। इसका शिकार बने अरुणाचल प्रदेश और असम, जहां बाढ़ की वजह से जबरदस्त जानमाल का नुकसान हुआ। भारत सरकार के आंकड़ों के हिसाब से असम में बाढ़ से 2700 से अधिक लोग मारे गए, जबकि 4600 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। क्योंकि चीन पर यह शक भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को है, इसीलिए सवाल गंभीर है। पहला सवाल ध्यान से देखिए अब आप। सवाल नंबर 1, क्या एलएसी पर पिटने वाला चीन आसमानी चाल चल रहा है? और यहां पर एक और सवाल बनता है। वो सवाल यह है कि जिस तरीके से हमने एलएसी पर मिरर डिप्लॉयमेंट किया है, क्या अब चीन एक अलग तरीके का युद्ध करने जा रहा है? क्या चीन ने अपने बादल को अपना हथियार बना लिया है? यह एक और सवाल यहां पर खड़ा होता है। क्या चीन ने अपने बादल को अपना हथियार बना लिया है? सोचिए, क्या चीन कोरोना के बाद कृत्रिम बादल से तबाही ला रहा है? यह वो सवाल है जो हमारे सामने। मनीष मेरे सहयोगी, आइए जरा मनीष, जिनकी एक कवर स्टोरी हम आपके सामने लेकर आए। मनीष प्लीज जॉइन अस, आइए। मुझे ये बताइए मनीष, इंडियन एजेंसीज इस पूरे एपिसोड को क्या एक एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर देख रही है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना वायरस के बाद चीन अब क्लाउड सीडिंग को अपना वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और उसका सबसे बड़ा सबूत है कि अगर चीन का मकसद होता कि वहां पर उनको पानी चाहिए सूखाग्रस्त इलाके में, तिब्बत के पठार में एलएसी के करीब में इतना मैसिव ऑपरेशन के पीछे का पर्पस क्या है? मैसिव ऑपरेशन की बात जब हम कर रहे हैं, आप देखिए 5 घंटे का एक बड़ा मैसिव ऑपरेशन इन्होंने पिछले साल 3 अक्टूबर को किया। उसी समय से इंडियन एजेंसी लगातार नजर बनाए हुए थे और उस समय 15,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में उन्होंने बारिश कराई थी। और तब से जितना वहां पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में काम चल रहा है, जिस तरीके से एलएसी के आसपास में क्लाउड सीडिंग की जा रही थी, ऐसे में बहुत हद तक इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को मानना है कि सिक्किम में जो बादल फटा है वो भी चीन के क्लाउड सीडिंग का ही असर है, उसी की वजह से हुआ है। ये हमारे लिए केवल एक नेशनल सिक्योरिटी का ही मसला नहीं है। आप ये देखिए कि हमारा मानसून को वो प्रभावित करेगा। चीन जिस तरीके से क्लाइमेट मैनिपुलेशन कर रहा है, चीन जिस तरीके से तिब्बत पठार पर मैसिव मात्रा में क्लाउड सीडिंग कर रहा है, इससे आपका मानसून भी, उसका पूरा पैटर्न प्रभावित हो जाएगा। ना सिर्फ भारत बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कई देश इससे प्रभावित होंगे। और इसीलिए सिक्किम की तबाही को लेकर हमारे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इसमें चीन के क्लाउड सीडिंग के वो जो डोजियर का जिक्र हो रहा है, वो डोजियर इस वक्त मेरे हाथ में यहां पर है, ये देखिए। और इस डोजियर में क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। Is the unprecedented floods in China due to Chinese experiment of cloud seeding spiraling out of control? Is it another Chinese experiment failing after COVID pandemic? यानी चीन में जो बारिश हो रही है, क्या वो उसी की गलती की वजह से हो रही है? लेकिन क्लाउड सीडिंग वो अपना कर रहा है, तो सिक्किम में बादल कैसे? देखिए, जब तिब्बत के पठार को आप ये देखिए कि तिब्बत के पठार की ऊंचाई की वजह से ही और हिंद महासागर की वजह से ही आपका पूरा का पूरा मानसून जो है वो हम सबको मिलता है। और वैसी स्थिति में जब तिब्बत के पठार पर आप बड़े मात्रा में क्लाउड सीडिंग करेंगे, तो फिर आप उसको पुश करके सिक्किम तक पहुंचा सकते हैं। और सिक्किम तक पहुंचाने की उसकी कवायद पिछले 1 साल से चल रही थी, जिसका परिणाम हुआ जब जाकर 3-4 अक्टूबर की रात में हमने देखा कि कितनी बड़ी तबाही हुई है। तो ये आप सोचिए कि आसमान पर जब आप बादल लगते, एलएसी पर तो आपने सही कहा, मिरर डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, आप उनको चीनी सैनिकों को भगा सकते हैं, लेकिन जब आसमान पर आपके बादल आ रहे होंगे तो आप कैसे शक करेंगे कि ये चीन का बादल जो है वो यहां पर मुसीबत लाने वाला है? लेकिन इसका जवाब क्या होगा, ये गौर करने वाली बात है। इसका जवाब होगा डैम्स, इसका जवाब होगा चाइना को उसी की भाषा में जवाब देना, और वो बड़ा तरीके से भारत को आता है। कैसे जवाब देना है? एक तो डैम्स है और दूसरा जो रिवर्स को लेकर पॉलिसी है, उसके ऊपर चाइना की आर्म ट्विस्टिंग अब जरूरी है। लेकिन वो कहते हैं ना, कर्म पीछा नहीं छोड़ते, ये आप रिपोर्ट में जरूर देखेंगे। लेकिन ये देखिए, चाइना, ये वही हमारे पास जो आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा इस तरफ देखिए। और शायद आप इसको पढ़ ना पाए क्योंकि व्हाइट पेपर पे, तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। चाइना सीडिंग इंपैक्ट सरफेस, क्लाउड्स कल्टिवेटेड, लैंड फ्लडेड। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, स्पेसिफिक एरियाज एंड प्रोविंसेस वेयर क्लाउड सीडिंग हैज बीन इंप्लीमेंटेड। ये वो एरिया है जहां पर
जहां पर क्लाउड सीडिंग की गई, और ये वो एरिया है जहां पर इसका नुकसान पहुंचा है। तिब्बतन प्लेट्यू, बेइजिंग, हेबेई, खैर ये लंबी लिस्ट है, लेकिन नुकसान कहां पहुंचा? बेइजिंग में, हेबेई में, गारसू में। अब ये वही एग्जाम्पल है कि भाई कोरोना को लेकर अगर ये गेन ऑफ फंक्शन थ्योरी है तो नुकसान तो चीन और अमेरिका को भी बहुत ज्यादा हुआ है। एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है अक्सर वो खुद उस गड्ढे में गिरता है, जो भी हम आपको दिखा रहे थे, और अब इसकी डिटेलिंग देखेगा। यही हाल चीन का है, जिस क्लाउड सीडिंग के सहारे उस पर सिक्किम में जल प्रलय की साजिश रचने का शक है, उसका खामियाजा उसे खुद भी एक दो बार नहीं बल्कि कई बार उठाना पड़ा है। भीषण बाढ़ की ये तस्वीरें चीन के हुबई प्रांत की हैं। इसी साल अगस्त के महीने में हुबई में विनाशकारी सैलाब आया था। आपको जानकर हैरानी होगी, हुबई में कोई आफत कुदरती नहीं थी बल्कि चीन के ही किए की सजा थी। काफी बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर यहां पर ठप हो गया था और चीन को काफी नुकसान हुआ। कैसे? अब दो तस्वीरों के जरिए समझिए, जो अमेरिकी न्यूज एजेंसी बल्कि न्यूज चैनल CNN के रिपोर्ट के हवाले से मिली है। ये दो तस्वीरें आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। ये दोनों तस्वीरें चीन के हुबई प्रांत की हैं। ये देखिए, पहली तस्वीरें सूखे की मार 2021 और 22 हुबई। दूसरी तस्वीर देखिए, बाढ़ से हाहाकार 2023। ये एक रेगुलर फीचर बन चुका है और इससे साफ होता है कि किस तरीके से यहां पर यांगस्टी नदी जो है वो सूखने की कगार पर थी, लेकिन एकाएक यहां पर क्या हुआ वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब जरा साल 2023 की जो तस्वीर आपने देखी, ये वही हुबई का इलाका है। एक साल के भीतर कैसे यहां का मंजर बदल गया। सूखे की मार झेल रहा इलाका भीषण सैलाब की चपेट में आ गया। इसके पीछे आसमानी कुदरती बारिश जिम्मेदार नहीं थी बल्कि चीन की क्लाउड सीडिंग वाली साजिश थी। चीन ने यांगस्टी नदी को फिर से लबालब करने के लिए क्लाउड सीडिंग की। क्लाउड सीडिंग के समय ही चीन में भयानक डोकसूरी तूफान आ गया। क्लाउड सीडिंग और तूफान के कॉकटेल से इतनी बारिश हुई कि इलाके में बाढ़ आ गई। यह सबूत है कि कैसे चीन कुदरत के साथ खिलवाड़ करके न सिर्फ खुद पर बल्कि पूरी दुनिया को मुसीबत में डाल रहा है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि जिस क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल चीन अपनी साजिश को अंजाम देने में कर रहा है, वो क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम बारिश क्या होती है? कैसे चीन तकनीक के जरिए बादलों में विस्फोट कर बारिश कर रहा है? क्या यह तकनीक ऐसी है कि सही इस्तेमाल हो तो वरदान है, अगर इसका गलत हथकंडों के लिए इस्तेमाल हुआ तो यह इंसानियत के लिए बर्बादी का सबब भी बन सकती है? इस रिपोर्ट में देखिए। क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम बारिश। बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज बीजिंग ने कुदरत पर काबू पाने के लिए इस तकनीक को अपना हथियार बना लिया है। क्लाउड सीडिंग अब कोई कल्पना नहीं है, चीन लंबे वक्त से इसका इस्तेमाल कर रहा है। आर्टिफिशियल रेन या कृत्रिम बारिश के लिए सबसे पहले सही बादलों का चुनाव किया जाता है। फिर बादलों पर सिल्वर आयोडाइड केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड को बादलों के बहाव के साथ फैला दिया जाता है। सिल्वर आयोडाइड और सूखी बर्फ को ठंडा करने वाले केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे बादल आसपास जमा हो जाते हैं और कृत्रिम बारिश होती है। अब आपको बताते हैं कि ये केमिकल सिल्वर आयोडाइड बादलों तक पहुंचता कैसे है। सिल्वर आयोडाइड सीड करने या बादलों में छोड़ने के लिए हवाई जहाज या मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। रॉकेट के भीतर सिल्वर आयोडाइड और क्लोराइड भरकर उसे छोड़ा जाता है। अब ड्रोन के जरिए भी केमिकल बादलों में छोड़ा जाता है। इसके अलावा ऊंचाई वाले इलाकों में चैम्बर और बर्नर लगाकर भी केमिकल बादलों तक छोड़ा जाता है, जैसा चीन तिब्बत में करता आ रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें अगस्त 2022 की हैं, जब चीन का हुबई प्रांत सूखे की मार झेल रहा था। तब रॉकेट के जरिए बादलों तक केमिकल छोड़कर कृत्रिम बारिश कराई गई। कृत्रिम बारिश के साथ साथ चीन केमिकल्स की मदद से कृत्रिम बादल भी तैयार कर रहा है। शुरुआत में चीन का प्रयोग अपनी प्यास बुझाने के लिए था, लेकिन अब वो इसका इस्तेमाल अपनी साजिश को अंजाम देने में भी कर रहा है। सिक्किम में आई तबाही के पीछे भी यही अंदेशा है। चीन में सबसे ज्यादा क्लाउड सीडिंग की जाती है, मलेशिया में भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं भारत, तो आपको यह बताना जरूरी है कि IIT कानपुर में इसके ऊपर रिसर्च चल रही है।
कहा यह जाता है कि भारत में मॉइस्चर लेवल बहुत कम होता है, इसलिए यह हो नहीं सकता है, लेकिन पोल्यूशन के टाइम पर इसका कैसे इस्तेमाल हो, इसको लेकर IIT कानपुर रिसर्च कर रहा है, पर हम इसको अभी हमने इसको अंजाम नहीं दिया है। चीन क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम बारिश के जरिए कुदरत के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहा है? क्या सिर्फ साजिश के लिए या ऐसा करना उसकी मजबूरी है? यांगस्टी चीन की सबसे बड़ी नदी में से एक है। यह नदी 2022 में सूखने की कगार पर आ गई, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। नदी के सूखने की वजह से चीन के कई इलाके प्रभावित हुए, क्योंकि ये कई प्रांतों से गुजरती है। कहने का मतलब यह है कि चीन के पास अपनी जरूरत के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। आंकड़े भी यही कहते हैं। लोई इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का 80 से 90% ग्राउंड वाटर या भूजल पीने लायक नहीं। चीन की नदियों का 50% पानी पीने लायक नहीं, जबकि नदियों के 25% पानी का खेती में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा चीन के आधे से ज्यादा वाटर रिसोर्सेज या जल स्रोत इतने प्रदूषित हैं कि उनका इस्तेमाल इंडस्ट्री और खेती में नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि चीन क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम बारिश कर एक तरफ अपनी पानी की जरूरतें पूरी कर रहा है और दूसरी तरफ साजिश के लिए भी इसका इस्तेमाल कर रहा है। चीनी साजिश के खुलासे के बीच सिक्किम से खतरा अभी नहीं टला, बल्कि इलाके में एक दूसरी झील के फटने का खतरा बढ़ा हुआ है। लोनक झील टूटने का अंजाम हम सब देख चुके हैं, कैसे सिक्किम में चारों तरफ तबाही का मंजर है, घर बर्बाद हो चुके हैं, लोग बह गए। अब मंगन जिले में शैकोचो लेक के भी टूटने का डर सता रहा है। ये खबर दिखाएं उससे पहले कुछ तस्वीरें देखना जरूरी है। फ्लैश फ्लड में सेना के बारदांग ट्रांजिट कैंप को भी नुकसान पहुंचा है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ITBP के जवानों ने मोर्टार शेल बरामद किए, जो लहरों के साथ कैंप से बहकर नीचे चले गए थे। बाढ़ की लहरों के साथ ये शेल बंगाल तक पहुंच चुके हैं। जलपाईगुड़ी में बाढ़ के पानी में बहकर आए एक मोर्टार में विस्फोट हुआ। हादसे में एक की मौत हो गई, 5 घायल हो गए। अब आपको ग्राउंड जीरो से उस झील की रिपोर्ट दिखाते हैं जो सिक्किम पर नए खतरे का ऐलान बजा रही है। सिक्किम एक बार फिर ऐसी तबाही का सामना कर सकता है। एक बार फिर फ्लैश फ्लड इलाके में तबाही ला सकती है, क्योंकि लोनक झील के बाद बंगल जिले में लाचेन के पास शाकोचो झील के फटने का भी खतरा मंडरा रहा है। खतरे को देखते हुए झील के किनारे का इलाका खाली कराया जा रहा है। यह झील थांगू गांव के ऊपर है। यहां तक जाने का रास्ता बाढ़ में बह चुका है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता अंजु निर्माण ग्राउंड जीरो पर उस इलाके में मौजूद हैं, जहां से इस झील तक रास्ता जाता है, लेकिन बाढ़ में बर्बाद हो चुका है। यहाँ पर लाचेन के पास वो झील पड़ती है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, हम मंगन पहुँच चुके हैं और TV9 भारतवर्ष इकलौता ऐसा चैनल है जो कि मंगन पहुँचा है। मंगन से ही जब हम आगे जाते हैं तो शाकोचो झील पड़ती है, जिस पर फटने का खतरा मंडरा रहा है। यही वजह है कि झील के किनारे जितने भी लोग रह रहे हैं उसे खाली कराया जा रहा है। झील के किनारे रहने वाले लोगों को बाहर निकलना शुरू करने के लिए बोला गया है। और यहाँ पर आप नदी देखिए और इसके आसपास के घर देखिए कैसे डूबकर तबाह हो गए हैं। शाकोचो झील से जिन इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है उनमें गैंगटोक जिले का सिंगतम, मंगन जिले का टेकचू, पाक्योंग जिले का रंगपो और गोलीतर का इलाका शामिल है। BRO के जवान जल्द से जल्द रास्तों को सही कर लोगों को निकालने में जुटे हैं। एक तो ये ब्रिज था, RCC ब्रिज था, जो उधर को कनेक्ट करता था। ये रोड उधर ये भी आगे गया हुआ है जाके। किसको कनेक्ट करता था? मतलब ये आगे एक रोड था, वो भी BRO का था, तो वो रोड जाकर के मंगन में भी टच होता है। सैटेलाइट डेटा से पता चलता है कि शाकोचो झील के ऊपर ग्लेशियर के तापमान में असामान्य बढ़ोतरी हो रही है। अगर ये जारी रही तो झील कभी भी फट सकती है। अचानक पानी आने से झील फटेगी तो इससे लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा पहले ही लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। और अब फिक्र उस देश की जो हमसे करीब 4,500 किलोमीटर दूर है, लेकिन खबर इतनी बड़ी है कि जिक्र पूरे भारतवर्ष में है। देश का नाम है ताइवान। इस देश में तूफान और सैलाब का डबल अटैक हुआ। भयावह त्राहिमाम की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बेहद डराने वाली है।
महज 30 सेकंड की ये तस्वीरें इस बात के सबूत हैं कि ताइवान पर कुदरत का कहर टूटा है। तूफान और भारी बारिश के चलते कई इलाकों में हालात बदतर बन गए हैं, जिससे लाखों लोगों को की मुश्किलें जो हैं वो और बढ़ा दी हैं। लेकिन ताइवान से आ रही तस्वीरें इतनी भर नहीं हैं, इसीलिए हमने इस पर एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है, आप जरूर देखें। पहले कोइनू तूफान आया, फिर तेज भीषण बारिश हुई, फिर तो ऐसा आसमानी कहर बरपा कि पूछिए मत। तिनके की तरह सब कुछ उड़ने लगा। तेज तूफानी हवाएं अपने रास्ते में आने वाली चीज को सूखे पत्ते की तरह उड़ाने लगी, चाहे वो कोई जीता जागता इंसान ही क्यों ना हो। यकीन मानिए, अब तक आपने तूफान की हजारों तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन ऐसी तस्वीर पहली बार देख रहे होंगे। किसी इंसान को पहली बार बीच सड़क पर उड़ते, गिरते, संभलते और फिर बार बार पलटते आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। यहां हवा की रफ्तार के आगे कुछ भी नहीं टिका। चंद सेकंड में घर की छत उड़ गई, जो लोहे और टीन शेड से बनी थी। ऐसा नजारा हर तरफ दिखा, ऐसा तांडव मचा कि हर हद ही टूट गई। तेज बारिश और तूफान ने ताइवान के कई शहरों को चपेट में ले लिया। कई इलाकों से तबाही का दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया। ताइवान में आया विनाश कैसा था, इसे समझने के लिए इस वीडियो को देखिए। सिग्नल बैरिकेड ऑटो मोड में आ गया। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों बैनर और होर्डिंग हवा में ताश के पत्ते की तरह उड़ने लगे। ताइवान के तूफान के चलते आप वहां से चलते हैं और युद्ध के मैदान में चलते हैं। क्या धरती के विध्वंस का शंखनाद हो चुका है? क्या रूस यूक्रेन युद्ध में वो घड़ी आ गई है जब एक बटन दबेगा और सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा? ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि इसके संकेत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के तेवर से मिल रहे हैं। उन्होंने पश्चिमी देशों के लिए बहुत बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। हम आज आपके सामने पुतिन की धमकी से जुड़े 3 खुलासे करने जा रहे हैं, जिसे हम आगे एक एक करके डिकोड करेंगे। पहला खुलासा, ध्यान से देखिएगा, पहला खुलासा क्या है? पुतिन की अमेरिका और यूरोप को सीधी परमाणु धमकी। दूसरा, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की बेइज्जती। और तीसरा, पुतिन ने पहली बार यह बताया कि वैगनर का मुखिया प्रिगोजिन कैसे मारा गया। सबसे पहले आप पुतिन की पहली धमकी का मतलब समझिए। रूस ने अपने सबसे विनाशक मिसाइल का सफल परीक्षण की घोषणा कर दी है। पुतिन ने पश्चिम को चेतावनी जारी कर दी है कि पहला हमला रूस नहीं करेगा, लेकिन पहला मौका दुश्मन को भी नहीं मिलेगा। गुरुवार को रूस के सोची शहर में उन्होंने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत यह ऐलान किया। क्या रूस सबसे विनाशक युद्ध के लिए तैयार है? सोची में पुतिन ने पहली बार यह स्पष्ट किया कि क्रेमलिन और ड्यूमा दोनों से परमाणु हमले की मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद उन्होंने रूस की परमाणु शक्ति पर जो कहा वो सबसे बड़ा डर है। पहली बार वो 3 मिनट से ज्यादा इस मुद्दे पर बोले। मैं सबको यह आश्वासन देता हूं कि किसी भी तरह की आक्रामकता अस्वीकार्य है, क्योंकि जैसे ही दुश्मन की मिसाइल का लॉन्च डिटेक्ट होगा, चाहे वो दुनिया के किसी समंदर से चले या जमीन से, उसके जवाब में हमारी सैकड़ों मिसाइल आसमान में होंगी और किसी भी दुश्मन का अस्तित्व नहीं बचेगा। एक साथ करोड़ों मिसाइलें कई दिशाओं में फायर की जाएंगी। इस बार खतरा इसलिए बड़ा है क्योंकि रूस ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो यूरोप और अमेरिका पर परमाणु हमला होने का संकेत दे रहे हैं। रूस ने नॉन स्टॉप क्रूज मिसाइल बोरिवेस्टिक का परीक्षण किया, जिसका कोड नेम है फ्लाइंग चेर्नोबिल। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने मिसाइल की रेंज अंतहीन मानी है। इस मिसाइल की ताकत है कि ये धरती के कई चक्कर लगा सकती है, क्योंकि ये मिसाइल परमाणु ऊर्जा से चलती है। सभी एयर डिफेंस सिस्टम इसके सामने फेल है। खास बात यह है कि मिसाइल परमाणु हथियार से हमला कर सकती है। इस मिसाइल के साथ ही रूस ने सरबत रॉकेट सिस्टम पर भी नए परीक्षण किए हैं, जिसका ऐलान पुतिन ने किया। बुरिवेस्निक का ग्लोबल क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण हो चुका है।
सुपर हैवी रॉकेट सरमत पर भी काम पूरा हो चुका है। यानी पुतिन अपने 2 सबसे विध्वंसक हथियारों को तैयार कर चुके हैं। यही नहीं, रूस अब स्टार्ट के बाद CTBT यानी समग्र परीक्षण प्रतिबंध संधि से भी बाहर हो सकता है। रूसी संसद ड्यूमा कभी भी इस प्रस्ताव पर मोहर लगा सकता है। इसका मतलब हुआ कि परमाणु परीक्षण फिर शुरू किए जाएंगे। पुतिन जिस तरह के संकेत दे रहे हैं, उससे लग रहा है कि रूस परमाणु हमले के अंतिम चरण में है। पहले चरण में न्यूक्लियर हमले की चेतावनी दी जाती है और पूरे रूस में यह जारी हो चुका है। दूसरा चरण होता है परमाणु युद्धाभ्यास और रूस 3 अक्टूबर से इसे शुरू कर चुका है। तीसरा चरण है परमाणु हथियारों की तैनाती। रूस सरमत बोरिवेस्निक को वॉर ड्यूटी पर तैनात कर चुका है। खतरा सिर्फ परमाणु युद्ध का नहीं मंडरा रहा है, बल्कि इसी मंच से उन्होंने जस्टिन ट्रूडो की भारी बेइज्जती कर दी। आप याद कीजिए, 2 दिन पहले पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ की थी। अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की एंट्री की वकालत कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान उनके निशाने पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी आ गए। पुतिन ने भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले ट्रूडो को बेवकूफ बता दिया। पुतिन ने कनाडा को ऐसे वक्त पर लताड़ा जब खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या को लेकर भारत के साथ उसके रिश्ते तनावपूर्ण हैं। और अब तीसरा खुलासा, वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन कैसे मारा गया। प्रिगोजिन की रहस्यमयी मौत पर अब तक आपने कई थ्योरी देखी और सुनी, लेकिन अब राष्ट्रपति पुतिन ने बता दिया क्या है कि उसकी डेथ कैसे हुई है, कैसे उसका प्लेन क्रैश हुआ। पुतिन ने इस रहस्य से खुद पर्दा उठाया। तेईस अगस्त 2023 को प्रिगोजिन के विमान को इस तरह गिरते सबने देखा, लेकिन तब से लेकर आज तक ये पहेली नहीं सुलझ पाई कि ऐसा कैसे हो गया। कैसे ये प्लेन पलक झपकते ही आसमान में आग का गोला बन गया। रूस की प्राइवेट मिलिट्री वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन की रहस्यमय मौत से पर्दा उठना बाकी है। प्लेन क्रैश की जांच चल रही है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मानना है कि उनकी मौत प्लेन में ग्रेनेड ब्लास्ट की वजह से हुई। इस हादसे में प्रिगोजिन समेत उनके करीबी कमांडर और क्रू मेंबर मारे गए थे। दुर्घटना में मारे गए लोगों के शरीर में हैंड ग्रेनेड के कुछ कण मिले। दुर्घटना की जांच कर रहे विशेषज्ञों को विमान पर किसी बाहरी हमले का कोई सबूत नहीं मिला है। पुतिन के बयान से संकेत मिलता है कि ग्रेनेड विस्फोट की वजह से विमान गिरा होगा। हालांकि प्रिगोजिन की मौत कैसे हुई, इसकी जांच चल रही है और आधिकारिक रूप से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। वैसे अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में इस प्लेन क्रैश के पीछे साजिश का दावा किया गया था, जबकि प्रिगोजिन की मौत में रूस ने पुतिन को जोड़ने के आरोपों को पूरी तरह से झूठ करार दिया था। आपको बता दें कि इसी साल 23 जून को वैगनर ग्रुप ने रूस के खिलाफ बगावत कर दी थी। उसने रोस्तोव शहर पर कब्जा कर लिया था। हालांकि प्रिगोजिन का ये विद्रोह लंबा नहीं चला, लेकिन उसके ठीक 2 महीने बाद 23 अगस्त को वो अपने करीबियों के साथ प्लेन क्रैश का शिकार हो गए। अब आपको राजनीति की खबर दिखाते हैं, और वो खबर जिसका सीधा संबंध आम लोगों से है। सत्ता में बैठे राजनेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए कैसे कैसे खेल करते हैं, ये खबर उसी के बारे में। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी कभी भी हो सकता है। इसीलिए आचार संहिता लागू होने से पहले इन राज्यों की सरकारों ने लोगों को लुभाने के लिए धड़ाधड़ योजनाओं का ऐलान शुरू कर दिया। राज्यों की सरकार 5 साल योजनाएं चालू करने में भले ही सुस्त रही हूं, पर अब आखिरी कुछ दिनों में योजनाओं का ऐलान बुलेट ट्रेन की स्पीड से हो रहा है। मध्य प्रदेश में आज एक दिन में योजनाएं शुरू करने का एक नया रिकॉर्ड बना। शिवराज सिंह चौहान सरकार ने भोपाल में कुछ मिनटों के अंदर इतनी योजनाएं लॉन्च कर दी कि हम अगर उनके नाम लेना शुरू करें तो पूरा बुलेटिन खत्म हो जाएगा, पर योजनाओं की लिस्ट खत्म नहीं होगी। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने 1-2 नहीं बल्कि 14,375 योजनाओं की शुरुआत एक साथ की। 53,000 करोड़ रुपए की लागत की योजनाओं में ज्यादातर का सिर्फ भूमि पूजन किया गया। शिवराज सरकार अकेली नहीं है जिसने चुनाव नजदीक देखकर योजनाएं शुरू करने वाला गियर लगाया।
राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार भी चुनाव जीतने के लिए नॉन स्टॉप योजनाओं का ऐलान करने में लगी है। आज ही गहलोत सरकार ने राजस्थान में 3 नए जिले बनाने का ऐलान कर दिया है। अब क्या वोटर इतना मासूम है जो इनसे पूछेगा कि आप अभी तक इंतजार क्यों करते रहे? जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया, शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। इसीलिए 14,375 योजनाओं की घोषणा होते ही मामला सियासी हो गया है। कांग्रेस ने शिवराज की घोषणाओं पर सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं और इस तरह फुल स्पीड में दौड़ रहा विकास राजनीति के सवालों में उलझ गया है। किस तरह शिवराज की घोषणा मध्य प्रदेश का बड़ा मुद्दा बन गई, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बहनों को तारीख 6 अक्टूबर, वक्त हुआ था दोपहर के 12 बजे। भोपाल के रविंद्र भवन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वो किया जो शायद ही कभी पहले हुआ होगा। आज एक इतिहास बन रहा है। ये विकास का महाकुंभ है। ये तिथि इतिहास में दर्ज की जाएगी। 53,005 करोड़ रुपए की लागत के 14,375 कामों का या तो लोकार्पण हो रहा है या भूमि पूजन हो रहा है। इतिहास तो बना, रिकॉर्ड भी टूटा, क्योंकि मध्य प्रदेश के लोगों ने शायद ही विकास की ये स्पीड देखी होगी। मध्य प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले शिवराज सरकार ने लोकार्पण और भूमि पूजन का पिटारा खोल दिया है। मुख्यमंत्री ने आचार संहिता लागू होने से पहले हजारों योजनाएं वर्चुअली शुरू करवा दी। एक दिन में एक साथ 53,000 करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू की गईं, लेकिन इनमें बड़ा हिस्सा उन योजनाओं का है जिनका सिर्फ भूमि पूजन हुआ है। 14,375 में से करीब 2,000 योजनाओं का भूमि पूजन हुआ, जिनकी लागत 45,000 करोड़ रुपए है, जबकि 12,000 योजनाओं का लोकार्पण किया गया। शिवराज ने अटल स्मारक, पशुपतिनाथ लोक, रानी अवंतीबाई स्मारक और मां नर्मदा महालोक का भूमि पूजन किया। इस लिस्ट में भोपाल का गुफा मंदिर भी शामिल है। ये जो ईंट पत्थर यहाँ पर आप देख रहे हैं, फूल मालाएं देख रहे हैं, दरअसल गुफा मंदिर पहुंचे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संत निवास का भूमि पूजन किया गया। अब ये संत निवास कब बनेगा इसकी तो कोई डेडलाइन अभी तक तय नहीं की गई है, मगर ये जरूर बताया गया है कि 35 करोड़ की इसमें लागत आएगी। तो इसी तरह से मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में भूमि पूजन एक साथ हुए। कांग्रेस नेता शिवराज को घोषणा वीर कहते हैं। आज फिर उन्हें हमला करने का मौका मिल गया। भाई झूठ बोलना ही है तो 53 लाख करोड़ का झूठ बोलने का है, कोई छोटा झूठ बोलना है। 18 साल में कुछ नहीं कर पाए व्यापम के अलावा। हालांकि बीजेपी के नेता इन घोषणाओं को विकास से जोड़ रहे हैं, इनका क्रेडिट ले रहे हैं और लगे हाथ कांग्रेस को विकास विरोधी बता रहे हैं। विकास की गंगा बह रही है, जन कल्याण का महायज्ञ चल रहा है। मैं दूसरी तरफ श्री कमलनाथ जी मध्य प्रदेश का अपमान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को चौपट प्रदेश कह के, चौपट नहीं, विकास विकास पर विकास। जो सवाल उठा रहे हैं वो ये चाहते हैं जनता को सुविधा ना दें। कांग्रेस यही चाहती है, हर विकास के काम में तड़ंगी लगाना चाहती है। ये कांग्रेस की आदत है। आपने तो कुछ नहीं किया, हम कर रहे हैं तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। इन बार पलटवारों के बीच ये सवाल तो शिवराज सरकार से जरूर पूछा जा सकता है। योजनाओं के ऐलान के लिए शिवराज ने आखिरी दिनों का इंतजार क्यों किया? शिवराज सरकार को विकास की इन योजनाओं की याद 1-2 साल पहले क्यों नहीं आई? दनादन घोषणाएं करने का दांव सिर्फ शिवराज सिंह चौहान नहीं खेल रहे हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें भी यही कर रही हैं। आज ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 नए जिलों का ऐलान कर दिया है। गहलोत ने मालपुरा, सुजानगढ़ और कूचामन सिटी को नया जिला बनाया। गहलोत के इस ऐलान से राजस्थान में 53 जिले हो गए हैं। कल गहलोत सरकार ने महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में मंथली पास में 90% की छूट का ऐलान किया था। इसी के साथ GIG वर्कर के लिए 5,000 रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। इस योजना का फायदा डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर को मिलेगा। इसी के साथ गहलोत सरकार ने 1,155 करोड़ रुपए की कई योजनाओं का भी ऐलान कर दिया है। कल ही गहलोत ने जोधपुर में 164 करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान किया है। आखिरी वक्त में योजनाओं के लोकार्पण का सिलसिला छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी चला। भूपेश बघेल सरकार ने कांकेर में 866 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया।
इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। उन्होंने पंचायती राज महासम्मेलन में भी हिस्सा लिया। इस दौरान वो आदिवासी समुदाय के लोगों से मिली। प्रियंका ने चरखा भी चलाया। प्रियंका गांधी जब बोलने आई तो उन्होंने उन तमाम योजनाओं का जिक्र किया जिसकी घोषणा छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। प्रियंका गांधी ने दावा किया है कि बघेल सरकार की योजनाओं की वजह से 5 साल में करीब 2 लाख करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के लोगों को मिले। राजस्थान, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ओपीएस लागू है। आज जो वादे उन प्रदेशों में किए गए वो पूरे कर दिए जा रहे हैं। महिलाओं को हर महीने कुछ मिल रहा है। कर्नाटका में, हिमाचल में शुरू होने जा रहा है। राजस्थान में जैसे यहाँ पर आपको चिकित्सा के लिए जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपको 25 लाख तक मुफ्त इलाज मिलता है। तो ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, ये कांग्रेस में जहां जहां सरकार है उन प्रदेशों की बात है। सिर्फ प्रोजेक्ट्स की घोषणाओं का मामला नहीं है, बात फ्रीबीज यानी मुफ्त वाली स्कीम की भी है, जिनका इस्तेमाल चुनावी मौसम में वोटर्स को लुभाने के लिए हर पार्टी कर रही है। इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। फ्रीबीज के खिलाफ बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ करेगा। याचिका में फ्रीबीज का विरोध करते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति का हवाला दिया गया। याचिका में कहा गया है राजस्थान और मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब है, फिर भी इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले नगद लाभ की घोषणा की। याचिका में कहा गया है कि मध्य प्रदेश की स्थिति इतनी खराब है कि कर्ज लेने के लिए सार्वजनिक संपत्तियों को गिरवी रखा गया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या चुनाव से पहले इस तरह के वादों को नियंत्रित कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि फ्रीबीज क्या है, इसे समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। राजस्थान सरकार गरीब लोगों के लिए सिलेंडर भरवाने का दाम सिर्फ 500 रुपए करने जा रही है। सिर्फ राजस्थान में 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जा रहा है। लाडली बहना और उज्ज्वला वाले जितने भी परिवार हैं उनको 450 रुपया में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। जितने भी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्रा हैं जो दूर से आते हैं, अब बस में किराया नहीं लगेगी। और अब हमारी अगली खबर महादेव गेमिंग बेटिंग केस से जुड़ी हुई है। अब थोड़ा इस तरफ आ जाता हूं मैं। नई तस्वीर आई है जिसमें हर दिन नए सितारे, बॉलीवुड के नए सितारों के नाम आ रहे हैं, खासतौर से वो नाम जिन पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की तलवार लटक रही है। इस लिस्ट में रणबीर कपूर से लेकर श्रद्धा कपूर तक है, जिसमें हुमा कुरैशी, हिना खान, कपिल शर्मा भी शामिल है। अब तक इन सबको ईडी का नोटिस मिल चुका है और पूछताछ के लिए बुलाया भी गया। हालांकि रणबीर कपूर ने ईडी से 2 हफ्ते का समय मांगा। ईडी सूत्रों का दावा है कि ये सभी सितारे महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप मामले में आरोपी सौरभ चंद्राकर की शादी में शामिल हुए थे। आरोप ये भी है कि इस शादी में शामिल हुए कलाकारों को हवाला के जरिए पैसे का भुगतान किया गया। दुबई में हाई प्रोफाइल शादी में 200 करोड़ से भी ज्यादा खर्च किए गए। अब इस केस में 21 जाने माने कलाकारों के नाम सामने आ चुके हैं, जिन्हें जल्द ही समन जारी हो सकता है। ईडी ने पहले रणबीर कपूर को नोटिस भेजा, फिर हुमा कुरैशी, हिना खान, श्रद्धा कपूर और कपिल शर्मा को नोटिस भेजा। मतलब अब तक कुल 5 सितारों को ईडी का नोटिस भेजा गया है, जिन्हें रायपुर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लेकिन इस लिस्ट में बहुत जल्द कई और नाम जुड़ने वाले हैं। महादेव बेटिंग सट्टेबाजी ऐप केस में और भी कई सेलिब्रिटीज को समन जारी हो सकता है। और अब देखते हैं 9 बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया जमकर प्रदर्शन, बघेल सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, पीएससी घोटाले पर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। छत्तीसगढ़ के ही कांकेर में कार्यकर्ताओं से मिली प्रियंका गांधी, माटी कला के स्टॉल में
रंगाई की और चरखा चलाकर सूत काटा। पटना में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की नई करतूत आई सामने। सवाल पूछने पर पत्रकारों को दी गाली, सरेआम धमकाते भी नजर आए। यूपी में 3 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए। प्रतापगढ़ जंक्शन का नाम मां बेल्हा देवी धाम जंक्शन हुआ। अंतु और विश्वनाथगंज स्टेशन का भी नाम बदला गया। आगरा में छात्र ने टीचर को पैर में मारी गोली, फिर बनाई रील, कहा अभी 39 और मारूंगा। झांसी में डांस कार्यक्रम में भीड़ हुई बेकाबू, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई लोग घायल हुए। पंजाब के अमृतसर में दवा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 4 लोगों की गई जान, 7 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई के गोरेगांव में भी 7 मंजिला इमारत में लगी आग, 7 लोगों की मौत, 39 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सीएम ने मुआवजे का ऐलान किया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सरकारी अस्पताल में मौत का सिलसिला जारी, 4 दिन में 51 मरीजों की मौत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।